निश्चित रूप से दर्शकों को बताया जाना जरूरी है। मेरे साथ मनु जी भी मौजूद हैं, स्टूडियो से एनवायरमेंटलिस्ट हैं और वाटर कंजर्वेशन के लिए काफी काम करते रहे। मनु जी, जिस तरह से आपने राठौड़ साहब को सुना, संचेती साहब को सुना और ग्राफिक्स के जरिए भी हमने जो समस्या मोटे तौर पर दर्शकों के सामने पेश की है, आप पर्यावरण के लिए काफी काम करते हैं। मुझे ये बताइए और दर्शकों को समझाइए जरा, क्या ये समस्या अपने आप में इंटरकनेक्टेड है? क्योंकि जो शहर बसाए गए वो उस पर्यावरण को नेस्तनाबूद करके बसाए गए, वो जो अर्बनाइजेशन किया गया, बेतरतीब अर्बनाइजेशन, अनप्लान्ड सिटीज बनाए गए और उसके बाद सिटीज का जो विकराल रूप होते गया वो गांव और जो ग्रीन एरियाज था उनको खत्म करके। एक्सपर्ट्स अक्सर ये बात कहते हैं कि जो ग्रीन कवर खत्म कर दिए उसकी वजह से तेज गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, ग्राउंड वाटर की ज्यादा जरूरत पड़ रही है और कम बारिश, क्लाइमेट चेंज ने उस समस्या को बढ़ा दिया है। आपका क्या असेसमेंट है बेंगलुरु की समस्या पर और दूसरे जो शहर हैं उनको कैसे इससे चेतावनी लेनी चाहिए? देखिए, जब तक हम पर्यावरण से संबंधित हर समस्या को एक समग्र दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे, तब तक हम किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं पा पाएंगे। मेरा ये मानना है, आप देखिए चेन्नई की हमने बात की कि पिछले से पिछले वर्ष किस प्रकार हमने देखा कि वाटर एक्सप्रेस तक चलाई गई, लेकिन अगर आप दूसरा पहलू देखें तो किस प्रकार वहां पर फ्लड्स द्वारा तबाही की गई। अब हो क्या रहा है कि हमारा जो विकास की अवधारणा है उसे प्रकृति को केंद्र में रखकर चलना चाहिए, लेकिन वो अगर हम देखें आज भी, और खासकर मुझे बड़ी इस बात की चिंता आती है कि भारत जैसे सात्विक देश में हमारी इतनी महान संस्कृति होने के बावजूद वो दोहन पे चल रही है कि प्रकृति का दोहन कैसे हो, और ये एक जगह अतिवृष्टि होना और एक जगह अल्पवृष्टि होना, ये दो अलग बातें नहीं है। ये एक ही रोग के दो अलग अलग पहलू हैं, उसके दो अलग अलग लक्षण हैं। आप एक बात समझिए, इसमें एक बहुत बड़ा रोल आता है जनसंख्या का। आज 2024 में भी हम डिबेट कर रहे हैं कि किस प्रकार जनसंख्या का जो बिल है वो पेश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो सही है या गलत है। मैं आपको एक साफ बात बताता हूं। विश्व की लगभग 18% जनसंख्या भारत में निवास करती है और विश्व का जो पूरा अगर प्रतिशत के रूप में देखें तो पूरा पेयजल जो है उसका महज 3% हमारे पास है। यानी हम कुछ भी कर लें, हमारे लिए समस्या बहुत विकराल है और ये अति विकरालतामय होती जाएगी। वो क्यों होती जाएगी? क्योंकि हमारी विकास की अवधारणा अभी भी शहर केंद्रित है, प्रकृति को दोहन करके चलती है। हम देखते हैं कि एक ही मॉनसून में, क्योंकि हुआ क्या है कि एक बहुत अनियमित, अनिर्धारित तरह से पेड़ों का कटान हुआ है, तो जहां पर अल्पवृष्टि है वहां पर रेगिस्तानीकरण हो रहा है, वहां पर वृष्टि हो ही नहीं रही है। पहाड़ों में हम देख रहे हैं कि फ्लैश फ्लड्स आ रही हैं, जो भी जहां भी पेड़ हैं वहां पर फ्लैश फ्लड्स आ रही हैं, उससे भी उर्वरा शक्ति क्षीण हो रही है। आने वाले 1-2 दशक के अंदर ही हमारे यहां खाद्य संकट बहुत गहराएगा, पेयजल संकट बहुत गहराएगा और उस हिसाब से जो तापमान है वो कहर ढाएगा कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जब तक हमारा विकास की अवधारणा जो है वो विकेंद्रित नहीं होती और साथ ही साथ विकेंद्रीकरण के साथ साथ प्रकृति का दोहन ना करते हुए, उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करते हुए नहीं चलती। अब आप देख लीजिए ना, हिमालय में भी सेम प्रॉब्लम है, मुंबई में भी सेम प्रॉब्लम। मुंबई में जब बारिश होती है तो वहां चलने की समस्या होती है, लेकिन आप देखें मुंबई में भी वाटर स्केर्सिटी है। जो 8 शहरों में मुंबई में दूसरा स्थान है। बेंगलोर आप देखिए, जो शहर विकेंद्रीकरण से के प्रभावों से अपने आप को मुक्त रख रहे हैं वहां पर हम देख रहे हैं कि पानी की समस्या है। जयपुर में नलकूप 3300 जो हैं उनमें से लगभग आधे जो हैं वो डार्क जोन्स में आ चुके हैं, यानी अगले 2 वर्ष के अंदर उनमें पानी समाप्त हो जाएगा। अब हम कोशिश जरूर करेंगे कि तुरंत के तुरंत जो जितना भी हमारा क्योर होता है ना वो सिम्टोमेटिक होता है, हम उसको होलिस्टिक क्योर की तरफ अगर नहीं लेके जाएंगे तो इन समस्या का विकराल रूप अभी हमने देखा नहीं है, देखना बाकी। जो डिजीज है, मतलब जो बीमारी है, उसको इलाज करने के बजाय हम सिम्टम्स का इलाज कर रहे हैं और वो सिम्टम्स के इलाज के चक्कर में हमें थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन लंबे समय की कोई प्लानिंग है नहीं। जिस तरह से आपने जयपुर का भी जिक्र किया। आप नहीं, सिर्फ वाटर अगर पॉइंट होता तो दूसरी बात होती। हाँ, पॉइंट शहरीकरण में क्या होता है, वेस्टेज बढ़ जाती है। लेकिन मैं, अब आइंस्टाइन ने बात कही थी कि अगला विश्व युद्ध जो होगा वो पानी पर होगा, और वो उसका एक बोनजाई एग्जाम्पल हमने केप टाउन में देख लिया था। बिल्कुल, किस प्रकार से गैंग्स बन गए थे, किस प्रकार माफिया बन गया था, और वही सूरत हाल आपको दिल्ली मुंबई में होते ज्यादा दिन नहीं दिखाई देंगे। वाटर माफिया तो दिल्ली में भी सक्रिय रहता है। बिल्कुल।
तो अगर हम इस समस्या को समग्रता से देखेंगे तो हम पाएंगे इसके दो पहलू हैं। एक तो वैश्विक पहलू है कि विश्व के सारे लीडर्स जो आते हैं वो सिर्फ कागजों पे बात ना करें और सिर्फ ये बात ना करें कि किस प्रकार जो डेवलपिंग देश हैं उनको पैसा चाहिए और डेवलपिंग देश सिर्फ पैसे की मांग करते रहें। सबसे ज्यादा अगर भुगतना पड़ेगा तो हम जैसे देशों को ही भुगतना पड़ेगा, डेवलपिंग को, एब्सोल्युटली, बिल्कुल डेवलपिंग को। दूसरी बात है कि इसके पीछे कारण क्या है। देखिए, जब भी हम जलवायु परिवर्तन, जैसे राजीव साहब कह रहे थे, क्यूमुलोनिम्बस कारण के क्लाउड्स की उत्पत्ति होना सबसे बड़ा कारण है। 1950 से 1978 तक मापा गया कि 22% इंक्रीज हुई थी। और फिर एक रिसर्च करी गई यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन, यूनिवर्सिटी ऑफ स्वीडन ने, कि क्यों हो रहा है। तो पाया गया कि जो ग्लोबल ओशियानिक कन्वेयर बेल्ट है, जो सारे मौसमी तंत्र को कंट्रोल करती है, चाहे नॉर्दर्न एड्रियाटिक ड्रिफ्ट हो, चाहे मानसून हो, उसको जो कंट्रोल करने वाली है वो दो चीजों पे निर्भर करती है। एक तो निर्भर करती है सूर्य के प्रकाश पे, उस पे हम कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा उसकी जो निर्भरता होती है वो है समुद्र के अंदर लवण की मात्रा पर, यानी खारेपन पर। तो जब मानव केंद्रित जलवायु परिवर्तन के कारण जो पोलर आइस कैप्स हैं, जो हिमखंड है, वो पिघल रहे हैं, उसकी वजह से खारेपन में कमी आ रही है, जिसकी वजह से वो जो बेल्ट है वो शिफ्ट कर रही है सारे देशों की ओर। तो आप देखेंगे कि उसकी वजह से ना केवल क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो हैं वो उनकी उत्पत्ति अधिक हो रही है, बल्कि जितने भी चक्रवाती तूफान थे, चाहे साइक्लोन हो, चाहे टाइफून हो, चाहे हरिकेन हो, वो ना केवल उनका वेग बढ़ गया है बल्कि उनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई है। बिल्कुल। और 25 पिछली शताब्दी में हुए थे, इस शताब्दी में अभी तक 40 से ज्यादा हो चुके हैं, एक चौथाई नहीं हुआ। में देखा गया और वेस्ट वर्ल्ड में भी। तो ये एक तो इसका वैश्विक पहलू है। दूसरा जो इसका भारतीय अगर दृष्टिकोण से देखें तो हिमालय जो है वो एक तरह से मानसून को खींचने वाला इंजन है। मानसून प्रभावित ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट से भी हो रहा है। हिमालय में हमने पूरे जो वहां का अति संवेदनशील सिस्टम था उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। जहां जहां हमारे इको फ्रेजाइल जोन से, हम क्या कर रहे हैं, हम पूरे देशों के साथ खेल कर रहे हैं। हम प्लांटेशन को भी फॉरेस्ट में इंक्लूड कर रहे हैं। ये सबसे खतरनाक काम हम कर रहे हैं। ये जो निर्भरता वर्षा वाले बाद मेघों की होती है वहां के पेड़ पौधे पे, वहां की वनस्पति पर, वो तंत्र हमने पूरी तरह तोड़ दिया है। हम शहरों की बात भी इसलिए करते हैं, जैसा संचेती साहब ने कहा, कि वहां का संकट जो है वो मीडिया में आ जाता है। आप इस समय देखें, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गांव में बहुत भयानक संकट है। राजस्थान के गांव में, राजस्थान के गांव में, पूरे भारत, उत्तर भारत का देखें तो 60% जो हमारे जल के स्रोत हैं वो ऑलमोस्ट डार्क जोन में है। और ऐसी स्थिति चलती रही तो एक और रिपोर्ट मेंशन करती है कि 2035 तक 90% डार्क जोन में चले जाएंगे। तो अगर हम इसके लिए एक तरह से एक आर्मी की सोच से काम नहीं करेंगे, गवर्नमेंट भी करे, सुप्रीम कोर्ट के जितने आप देखें उनकी गाइडलाइंस की सारी सरकारें धज्जियां उड़ाती हैं, मतलब डायरेक्ट नहीं उड़ाती, लेकिन आप देखें उत्तराखंड में देखें, चाहे राजस्थान में देखें, नदियों के किनारे जो बशासत है बढ़ती ही जा रही है, नदियों के अंदर बना देते हैं। तो हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज होगा कैसे? कैचमेंट एरिया पूरी तरह खत्म कर देते हैं। तो ये वनस्पति जगत को साथ लेके चलना पड़ेगा। वही मैं कह रहा हूं, एक समग्र चिंतन, एक समग्र विकास की अवधारणा जो प्रकृति के मूल्यों को केंद्र में लेकर चले, साथ ही साथ जनसंख्या का नियंत्रण हो। जब तक ये दो पहलुओं पे हम काम नहीं करेंगे, हम रोग सूचक निवारण यानी सिम्टोमेटिक क्योर में ही फंसे रहेंगे और उससे कोई क्योर नहीं निकलेगा। नहीं, लेकिन मनु, सबसे बड़ी चिंता की बात ये है कि जो अभी करीब करीब 150 करोड़ की आबादी होते जा रही, 140 करोड़ की, और बेंगलुरु जैसे शहर में जहां 1 करोड़ 40 लाख लोग मौजूद हैं, क्या इस अभी जो मौजूदा आबादी है इसका भी दबाव झेलने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज पर्याप्त हैं? क्योंकि हर गर्मी में आए दिन इस तरह की खबरें, और बाकी अब तो सर्दियों में भी इस पानी का संकट बढ़ने लगा है। नहीं, वो तो है ही नहीं ना, क्योंकि मैंने सबसे पहले ओपनिंग लाइन में बोला था कि 3% पेयजल भारत के पास है और लगभग 18.5% पूरे विश्व की आबादी का भार भारत के ऊपर है। तो संकट तो अभी एक तरह से एक ऐसे स्टेट पे है कि उसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। हम इसे कैसे मैनेज करें, अब ये हमारी जो विशेषता होगी वो वहां देखी जाएगी। और मैं चाहूंगा कि हमें सबसे पहले सेंसिटाइजेशन पे काम करना चाहिए, खासकर शहरों में। हम मॉनिटरी सेंसिटाइजेशन, इकोनॉमिक सेंसिटाइजेशन पे ही पूरा ध्यान देते हैं। हम अपने बच्चों का फ्यूचर जब भी निर्धारित करते हैं, हम सोचते हैं किस प्रकार पैसा उन तक पहुंचे। सोचे ना, आज हमारे बच्चे दिल्ली में ही ना देखें तो 600 AQI से जूझ रहे हैं,
पानी होगा नहीं, हवा पानी ही हम उनको नहीं दे पाएंगे, तो किस प्रकार उनका जीवन आगे चलेगा। तो ये जो सेंसिटाइजेशन है, ये जो अवेयरनेस है, ये कल्चरल मॉडल होना चाहिए, ये एक सोशल मॉडल होना चाहिए। जब तक ये सेंसिटाइजेशन नहीं होगा, वेस्टेज नहीं रुकेगी, सिर्फ सरकार इस पे काम नहीं कर सकती। और ये सोशल मॉडल से ज्यादा एक फैमिली मॉडल भी स्टैब्लिश, उसको हम सही नहीं रख पा रहे हैं। मनु, आखिर में मैं पढ़ा पर हूं, जरा आखिरी समय है, आप बता दीजिएगा कि क्या सोल्यूशन, जो मेजर स्टेप्स अभी से हर एक नागरिक को उठा लेना चाहिए, क्योंकि सरकार का काम नहीं है। बिल्कुल सरकार का काम नहीं। और जो राजीव जी ने कहा कि ऐसी क्रॉप्स, उसके साथ साथ मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा जो आजकल भारत में बढ़ रही है, पूरा विश्व जो है उसका उल्टा कर रहा है, वो है हम गुलाबी क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं। गुलाबी क्रांति यानी हमारा बीफ प्रोडक्शन अब ब्राजील को पीछे छोड़ देगा। बीफ आप देखें तो इतना ज्यादा पानी उसमें व्यय होता है कि 1 किलो बीफ बनाने में 8000 लीटर पानी व्यय हो रहा है। हमारे देश को इसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्यादातर वो बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है। तो इस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए कि ये जो गुलाबी क्रांति है, ये हमारे देश की आवश्यकता नहीं है। हमें इससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। और जैसे श्री अन्न की बात करी, एग्रीकल्चर में ही पूरे भारत में, राजस्थान में तो 80%, लेकिन पूरे भारत में आप देखें तो 66 से लेकर 71% के बीच जल का व्यय होता है। बिल्कुल, इसी वेस्टेज को रोकना बहुत आवश्यक है।